15 अगस्त भव्य भारत, एक सोने की चिड़िया, द गोल्डन स्पैरो। और इस भव्य भारत के मूल नींव में आत्मशक्ति बस रही थी। इसके लिए हिंदुस्तान की परिभाषा शब्दों से जुड़ी नहीं है, हिंदुस्तान की परिभाषा आत्मा से जुड़ी हुई है। क्योंकि हिंदू किसे कहते हैं? कोई कौम नहीं है। हिंदू कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई प्रदेश नहीं है। संस्कृत में ऐसा वर्डिंग्स है, हिंड्यते भवात इति हिंदू। हिंड्यते जनरल कहते हैं ना, हेड ना, अपन चलने मारवाड़ी में कहते हैं, तो चलना भी संस्कृत शब्द है। गुजरात में ज्यादातर हेड ने, हालतो था, एक काठियावाड़ी भी मीनिंग्स आते हैं। तो हिंड्यते वो संस्कृत शब्द था प्रॉपर। तो हिंड्यते यानी एक भाव से दूसरे भाव में गति जो कर रहा है वो हिंड्यते यानी चलना। तो हिंदू यानी कौन? जो आत्मसन्मान से जीता है, जिनके आचार विचार व्यवहार सारे आत्मलक्षी है, जिनके सारे त्यौहार कोई ऐसी विशिष्ट आत्माओं से, कोई ऐसी दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अब जो भी प्रदेश में आप जाओ, हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट में जाओ, तो वहां के जो उत्सव है, वहां के जो त्यौहार है, वहां की जो प्रणालिका है, वो सारी चीजें आस्था श्रद्धा से जुड़ी हुई है। क्योंकि जहां आत्मा का सम्मान आता है, वहां पर पूजा पाठ भक्ति उसका सौंदर्य बढ़ता है। आत्मा का सम्मान नहीं है तो वहां क्रूरता, कठिनता और वहां पर खून का ही व्यवहार होता है। इसके लिए इस हिंदुस्तान के अंदर यह श्रद्धा और परंपरा थी कि हिंदू किसे मानना, हिंदू को अलग करना, तो जाति को अलग करना नहीं। जहां वो अपने इष्ट के साथ अपनी मान्यता से उस जीवन को व्यतीत करता है। अब जो पश्चिमी देश है, वहां पर ऐसी कोई आत्मा की भावना नहीं, कोई आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा के लिए कोई व्यवहार भी नहीं है। इसके लिए ज्यादातर व्यवहार थे ना, जितने भी उत्सव जो थे, जो त्यौहार थे, वो सारे पर्व वो मनाए जाते थे। उस पर्वों के अंदर हिंसा ही नहीं थी। ये पीछे से जुड़ा है सारा बलि विधान हिंदुओं में। सनातन धर्म की संस्कृति में कुछ नहीं था। जहां पशुओं की बलि चढ़ी, ये सारी गलत तरीके से गलत विधि विधान वाले जुड़ गए। तो कई ऐसे सन्यासी भी बन गए, नाम के कपड़े वेशधारी, लेकिन उन्होंने ये गलत तरीके से ला दिया। बलि जीव को मारना, तो आत्मा को दूसरे भाव भी उनको तो मरना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की संस्कृति में हिंसा कहां है? इसके लिए जो वेद वेदांत है, जो शास्त्र है हिंदू धर्म के, हिंदू यानी एक प्रॉपर एक ही कौम, जो अगले भाव में कहीं जाना है, ऐसी मान्यता। इसके लिए हिंदू के अंदर अलग 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 डिवाइडेशन हुआ, जैन, सिख, बंगाली, तेलुगु, सब सारे है कौन? सबको कौन कहा जाता है? हिंदू कहा जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर जहां जहां किसी ने गलत मार्ग बता दिया हिंसा का, विराधना का, इसके लिए जो यहूदी धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, जो इस्लामिक धर्म है, उनका टाइम पीरियड 1200, 1500, 1400, 2000 साल, ज्यादा नहीं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आए, सनातन की बात आए, तो पूरा विश्व अखंड साम्राज्य से दिखता है, अखंड साम्राज्य से। पूरे विश्व में यदि कोई विशिष्ट संस्कृति है, कोई कौशल्यता है, कोई संस्कृति को चाहते हैं, कोई योग है, कोई प्रणालिका है, कोई विशेष औषधिया है, कोई विविधता है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई विद्या है, कोई योग है, कोई ऋषि मुनि है, ये सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर दिखी जाए। यानी हिंदुस्तान लास्ट अफगान, उससे आगे कांधार, उसके आगे था। ये धीरे धीरे आक्रांताएं आए, नाम बदलते गए, तो नाम बदलते बदलते परिवर्तन आता गया। अज्ञान का के कारण, आत्मसम्मान नहीं होने के कारण जहां जहां चमत्कार देखा, वहां वहां उसने धर्म अपना लिया। वो धर्म में वो ढलान हो गए। इसके लिए करीबन 5-6 पूर्वज कहीं भी देखेंगे ना किसी के भी मोमेडियन के, तो वो हिंदू ही मिलेंगे ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर वहां से जो आए, जो शिफ्ट हो गए कि यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ तो सोने की चिड़िया, यहाँ तो धन, यहाँ तो खेती, यहाँ तो पैसा, यहाँ तो लोग, इंसान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है। क्योंकि जो भी सी कोस्टल है, यानी कि गुजरात के दरिया से लेके यहाँ का तमिलनाडु, यहाँ से आओ तो कन्याकुमारी, वापिस ऊपर जाओ तो बंगाल की खाड़ी, वहां जाओ तो आसम, और वहां तक तो पूरा 80% हिमालय को छोड़ के 80% पूरा सी व्यू है। सी व्यू तो इंडिया को ही मिला है, अन्य देशों को नहीं मिला है। बारिश मिलना, धूप मिलना,
मिट्टियों में सुगंध मिलना, हर मिट्टी की क्वालिटी, उसमें से अच्छी अच्छी फसलें आना। लोग इस देश को चंदन की माटी कहते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर बार है, हर माता की प्रतिमा बोली, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ इस संस्कृति में, इस मिट्टी में वो शक्ति छिपी हुई है। इसके लिए यहाँ पर केसरिया भगवत सहराया क्यों था? वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारियों की फौज खड़ी थी, फौज देश आजाद के लिए। यानी हम स्टार्टिंग से देखें 10th साउजुरी, हजारों साल पहले की बात करें तो हिंदुस्तान का ये रूप था। संस्कृति मर्यादा आसमान में थी और ऐसी ऐसी शक्तियां थी, ऐसी ऐसी चीजें थी हर धर्म में, हर एरिया में, हर कोई ना कोई समुदाय में। स्त्री मर्यादा थी, स्त्री का श्रृंगार था, स्त्री की कला कौशल्या थी। तो आदिनाथ भगवान ने 72 कला पुरुष की, 64 कला स्त्री की। तो हर चीज में विविधता थी, कलरफुल लाइफ, विविधता, विशिष्टता। यहाँ के पकवान इतने जबरदस्त थे, हर स्टेट के अलग अलग पकवान। हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ में क्या है, ठंड पड़ रही है, क्या करेगा? उसको जींस पहनना ही पड़ेगा, 20-20 दिन तक धोना ही नहीं है। उसको शूज पहनना ही पड़ेगा, शूज मोजे पहनने पड़ेंगे। यहाँ वहां उन लोगों को तो परेशानी हो रही है, वहां उन लोगों को ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ रही है, भोजन नहीं है, इसके लिए उसको मेडिसिन में जुड़ना पड़ता है। उनको सूरज नहीं मिल रहा है, इसके लिए बॉडी के अंदर जो सामर्थ्यता आनी चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ सब कुछ प्लस था, यहाँ सब कुछ प्लस था। न कोई जींस था, न कोई शूज और सॉक थे, न कोई ऐसी कंडीशन थी, और लोग मस्त रहते थे। तो व्यवहारिक यदि हम देखने जाए, हर स्टेट वाइज उनका रहन सहन, उनका पोशाक, उनकी भाषाएं, उनका खाना पीना, उनके उत्सव सब अलग थे। तो अलग अलग भाषाओं के साथ, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ एक अखंड हिंदुस्तान आत्मा को मानने वाला था। इसके लिए आत्मा का गौरव कभी भी कम नहीं हुआ था। जो जो भी आक्रांता आए, जिन जिन लोगों ने युद्ध किए, जिन जिन लोगों ने प्रहार करके तहस नहस कर दिया, फिर भी हिंदू समाज की, हिंदू लोगों की एक भावना रही, हमें करुणा से रहना है, हमें माफ करना सीखना है। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी हो गई कि माफ करते करते गुलाम बना दिया। कोई भी चीज तुम लेट गो करोगे और वो लेट गो करते करते तुम्हारे सिर पर आ गई तो चलेगा, लेकिन धर्म पे आनी चाहिए, संस्कृति पे आनी चाहिए, और उसका खात्मा हो जाए, तब तक वो आदमी ना बोले, इसका मतलब ये है कि गुलामी का ही असर है। और ये गुलामी का असर आज तक 100 साल तक चला। 100 साल छोड़ो, 1947 की बात है। लेकिन जब क्रांतिकारी जितने भी हुए, तो उन लोगों की क्रांतिकारी के पीछे उनका कोई ना कोई ऐसा जज्बा था कि जिसके हिसाब से मौत को चाहते थे। मृत्यु आए तो चलेगा, लेकिन आजाद होना चाहिए। तो हजारों सालों की संस्कृति, ये सारे छिन्न भिन्न करने वाले, साहित्य को छिन्न भिन्न करने वाले, यहां पर टारगेट बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1645 से स्टार्ट हुआ, और वो स्टार्ट ऐसा हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि जहां संतों के साथ पढ़ाई है, संतों का जहां सत्संग है, संतों की जहां वाणी और जहां समागम है, संतों के द्वारा जो समाधान मिलता है, ये सारी परंपरा खत्म करो। इसके लिए राजा ऑलरेडी उनके गुरु के आधार पर निर्णय लेते थे। गुरु परंपरा थी, राजाओं के पास गुरु थे। कुमारपाल के पास कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, शिवाजी के पास भी गुरु थे, राणा प्रताप के पास भी गुरु थे। कहीं पर भी आप जाओ, गुरु नानक है, हाँ, उनके दिल्ली में उनका मंदिर है ना बड़ा, अमृतसर, हाँ, तो वो गुरु परंपरा से चलते कि गुरु कहे वो हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पैक्ट थी कि कैसे समाज का निर्माण करना, कैसे संस्कृति की रक्षा करना, कैसे धर्म की रक्षा करना। तो राजा उनके अधीन थे सारे। तो राजा के पुत्र भी, राजा के राजकुमार भी, उनकी भी शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुलों में होती थी। उनकी भी शिक्षा एक अच्छे आश्रमों में होती थी, जिसके अंदर उनको करीबन 20 साल तक हर तरह से उनको मौजूद बनाया जाता था। तो एक भव्य भारत यहाँ पर चल रहा था, और वो भव्य भारत लंबे समय तक चला। इन लोगों को आने के बाद उन लोगों ने देख लिया कि यहाँ तो बहुत कुछ है, क्योंकि दुनिया भर में सारी चीजें एक्सपोर्ट्स यहाँ से होती थी, सारी चीजें, कपड़े, यहाँ मसाले, जो आज कह रहे हैं वो मसाले नहीं थे, औषधि बोलते थे। क्या बोलते थे? ये अरबिक शब्द है, ये अरबिक शब्द है कि जहां जहां ऑलरेडी अफगान से जो आए, बाहर से जो देश से लोग आए, उसने अपनी भाषाओं को लेके, उर्दू भाषाओं को लेके, अरबिक शब्दों को लेके मसाला शब्द यूज किया कि ये मसाला अच्छा है, ये मसाला, हालांकि मसाला नहीं था, ऑलरेडी औषधि थी। इसके लिए हिंदुस्तान का हर किचन, हर रसोड़ा एक औषधि तुल्य है, हर रसोड़ा। अब वो जो सिस्टम पता नहीं चली, नॉर्मली पेट में दर्द हो रहा है तो किसी ने बोला कौन सी टैबलेट लगे, इसमें घर पे कोई बुजुर्ग होगा तो टैबलेट का लेना, अजमो और निम्बू ले ले।
ज्यादा पेट में दुख रहा है, रात्र को नहीं खाना है, तो क्या है, एक छोटा सा हींग का टुकड़ा है, वो भिगा करके नाभि पे लगा दो। ज्यादा गर्मी लग रही है, प्रॉब्लम है, पित्त हो गया है, पित्त क्या होना है, थोड़ा घी पैर पे घस लो। ये सारी हमारी आयुर्वेदिक परंपरा, ये सारी परंपरा यहाँ पर नॉर्मल सिस्टम से चल रही थी। अब जब 1600 के सत्र में, यानी 1650 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने तय किया और पहला ही लॉ उन्होंने बनाया, हर गुरुकुलम नष्ट किए जाए। हर गुरुकुलम, शिक्षा के स्थान खत्म करो। जब तक उनके पास शिक्षा है तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए पहला प्रहार आईक्यू लेवल पे किया कि तुम शिक्षा खत्म करो, तुम हिंदुस्तान में रहो, लेकिन हिंदुस्तान एक गुलाम की तरह रहेगा। और उनका जब ये स्टार्टअप हुआ तो लाइन से स्टार्टअप होते होते वन बाय वन डेवलप करते करते जहां जहां उनको लगा कि उनको फंसाना है, हर बार वो फंसाते रहे। हर बार समझदार आदमी होगा, बिजनेसमैन नहीं, जिसको राष्ट्र रक्षा या भविष्य को देखता है, वो कल के 2 दिन के निर्णय को सम्मान करेगा। 2 दिन के गवर्नमेंट ने सारे निर्णय लाए अभी ये 2 दिन में। अभी 2 दिन में निर्णय चेंज हुए बहुत सारे। राजद्रोह को उड़ा दिया, जो इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी धारा है, वो कुछ अंग्रेजों के जमाने की थी, वो चेंज की। ऐसे बहुत सारे रूल्स को चेंज करके एक नए आयाम पे ले गए। अब जहां जहां भी जो इस भूमि को प्यार नहीं करते, इस वतन की भावनाओं में नहीं रहते हैं, उनके लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं जाल बिछ गई है। क्यों? वजह क्या कि राजद्रोह नाम का गुनाह भी रहेगा और आपने देश के लिए कोई गलत प्रवृत्ति की तो भी गुनाह रहेगा। इस देश के सम्मान में आपको जीना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी कोई नारी के ऊपर अत्याचार हुआ तो सीधा 20 साल जन्म टिप या तो सीधी सजाए मौत। ये सारी चीजें इतनी स्ट्रांग बना दी क्योंकि उसके पीछे जो तलाक था, उसके पीछे 37 थी, उसके पीछे जो दूसरे मदरसाओं के अंदर जो आतंकवादी छोटी बड़ी प्रवृत्तियां गलत तरीके से पल रही थी, जहां पढ़ाई नहीं हो रही थी, वो कई जगह पर ऐसा गलत इंतजाम हर जगह होता है, लेकिन दूषण को खत्म करने के लिए इतने मस्त कायदे बनाए और वो कायदे को लेकर भविष्य के अंदर ये सुवर्ण भारत का निर्माण हो रहा है भविष्य के अंदर। अब मेन बात पे आते हैं कि 400 साल, हकीकत में देखें 2000 साल, हर बार आक्रमण होते रहे और आक्रमण होते होते राजपाट भी बनाते रहे। और आक्रमण में किया क्या, जैसे वो लड़ने आए, मंदिर है, दूसरी चीजें, स्थापत्य सब खत्म करो और तहस नहस करके फिर वापिस वो राज करे, बोले चलो तैयार करो। एक तो बिगाड़ना भी उसको और तैयार कराना उसको, और जो लोग डर गए उसको मजदूरी करके तैयार करना। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान हजारों सालों की संस्कृति को खत्म करना। इसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहते हैं अभी, जो पढ़ाई के स्थान थे, वो सारे पढ़ाई के स्थानों को अंदर 6-6 महीने तक उनके सैनिकों को वहां रख के सारे किताबों को जला जला के खाना खिलाया, लकड़े को नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सारी जगहों पर अंग्रेजों ने भोजन करने के लिए किताबें जलाई। कितना विशाल श्रुत साहित्य होगा हिंदुस्तान के अंदर, कितने महान योगी और कितनी विशिष्ट विद्याएं, कितनी विशिष्ट परंपराएं होगी, कितना विशिष्ट ऐसा ज्ञान होगा कि फटाफट वो रास्ता निकल जाए। आज साइंस नॉर्मल है, उसके आधार पर लोग जी रहे, लेकिन यदि हिंदुस्तान की यदि संस्कृति, हिंदुस्तान का कोई प्राण है तो वो है करुणा और वो है आत्मा। इसके लिए हिंदीते भवात, एक भव से दूसरे भव में जो जाने वाला है वो हिंदू। अब जिसको दूसरा भव ही मान्य नहीं है, दूसरे भव में क्या होगा वो माने नहीं, वो हिंदुस्तान मर रहे ना रहे फर्क क्या पड़े। तो जब हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर इन लोगों ने ये सारी चीजें की तो पहले गुरुकुलम खत्म किया, यानी शिक्षा का स्थान खत्म किया। और शिक्षा का स्थान खत्म होते 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 ऐसी कंडीशन आ गई कि उनके द्वारा एक नए देसी अंग्रेज पैदा कैसे हो वो व्यवस्था जमा दी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ के गए। आज कई बैंड वाले हैं ना, वो उसका लिबास क्या है बैंड वालों का? बैंड वालों का लिबास ऐसा है कि दूसरे परिवारों में भी ऐसा लिबास है। आप देखो हमारे यहाँ गौतम जी ये कुर्ता और पायजामा नहीं था, ये लहंगा जब्बा पहनते वो नहीं था, ये पठानी कोट मोमडन से आया। यहाँ हमारे यहाँ मारवाड़ की शान धोती और जब्बा था। अब देखो फाड़ियारू विधान क्यों दो, पोती पैर गया पागड़ी क्यों दो कि साहब गर्म प्रदेश है, गर्मी नहीं लगे, राजस्थान गर्म था, गर्मी नहीं लगेगी। कहीं गए कुएं में पानी भरना है तो तुरंत वो फालिया खोल के पानी लाके डाल दिया। कहीं गए कुछ सब्जी वब्जी लाना है, कोई धान वान लाना है, कोई चीज लाना है, लेके आ गए। सोना भी लाओ तो पता नहीं चलता,
उसके अंदर वो पोती पहनने के बाद वापिस उसको कहीं छोड़ा, सोना हो छाव में तो भी सो लेते, और शायद चलते चलते पसीना पोंछना हो, कमर बंध गई कमर बांधना हो, पैर दुख रहा है तो पैर बांधना हो, या तो ऊपर लटका के कोई चीज रखनी हो तो वहां रख के एक चीज। लेकिन कितना मास्टरमाइंड आप सोचो, ये सारी चीजें गलत एजुकेशन के कारण पूरी डिस्टर्ब हो गई। और अभी सोच ऐसी बन गई, ओ का है क्या, ओ का करना है क्या, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया मैकलो एजुकेशन ने। और आज मैकलो एजुकेशन के कारण आज सबसे ज्यादा स्पीड इंग्लिश की बढ़ गई। हालांकि पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना में, चीन में, आप 200 मीटर जाओ, इंग्लिश कुछ मिलेगा ही। 200 मीटर, हाँ, किलोमीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर, इंग्लिश का बोर्ड नहीं मिलेगा एक भी। कई भाषा है, फ्रेंच, रशियन, ले उनके कंपनी, उनकी सारी जो करेंसी है, डॉलर, पाउंड, दिनार, ये सारी करेंसी अलग। इंग्लिश सिर्फ यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और दूसरे कुछ स्टेट। हालांकि 10% ऐसी जगह है जिसमें इंग्लिश का प्रावधान ज्यादा नहीं है। हमारे ऊपर थोप दिया और हम उसकी स्पीड में चले गए। इसके लिए अभी कुछ समय के पहले, लास्ट 6 महीने के अंदर, जो IAS, इंडियन सिविल सर्विस की बेस्ट एग्जामिनेशन है, उनमें प्रपोजल रखा गया कि इंग्लिश में क्यों एग्जाम देनी, क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश में नहीं दो तो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो हिंदुस्तान का कल्चर है क्या। और वास्तविक आप 1 साल में 2024 के बाद बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर। बात चल रही है हिंदुस्तान के गौरव की, एक भव्य निर्माण की। उस भव्य निर्माण में इतने सारे लोगों ने हिस्सा दिया है, हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है, उस लेवल पर हमें आगे बढ़ना है। तो हिंदुस्तान, एक भाव से दूसरे भाव में जाना, आत्मा को मानना, और आत्मा को मानने के लिए उस आत्मा के साथ जो जुड़ा है, उसके लिए आत्मा के शाश्वत स्वरूप देखने वाला कोई भी कठिन काम कर सकता है, बलिदान देना हो तो भी तैयार है। तो सबसे पहले एजुकेशन पर प्रहार किया। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन लेवल पर तुम्हें सर्च करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि हमें एक योद्धा इस जीवन में बनना है, या तो हमारे परिवार में एक योद्धा पैदा होना चाहिए, या हमारा परिवार एक बेस्ट लीडरशिप से चलना चाहिए। ऐसा एजुकेशन यदि मिल गया हर चीज का, छोटी बड़ी चीज का, वो जो स्मार्टनेस है वो आगे बढ़ेगी। और 2 साल के अंदर, सुरेश जी, 2 साल के अंदर पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है पूरा। ये जितने भी कॉलेज, जितने भी अब आज के समय पर जो चल रहा है, क्योंकि वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, अब समझो कि देश आजाद हुआ 1947, उसके बाद आज भी, हाँ 76, आज भी यदि देखने जाए तो आज ऐसे एजुकेटेड होने के बाद भी उनके अंदर कला नहीं है। पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ कहा था, बढ़तर करता गणतर चढ़ी जाए, बढ़तर करता गणतर चढ़ी जाए। पढ़े लिखे हो ना हो वो इंपॉर्टेंस नहीं था, इंपॉर्टेंस ये था कि तुम काम कैसे कर सकते हो। यानी कि स्टडी फर्स्ट नहीं था, टैलेंट फर्स्ट था। स्टडी फर्स्ट तभी था जब तक आप इससे अननोन पर्सन हो। आपका मैथमेटिक्स तब तक बेस्ट है, मैथमेटिक्स जब तक आप सीखे नहीं, और सीखने के बाद सीख गए, उसके बाद आपका जो काउंटडाउन है वो फास्ट होना चाहिए। अब आपके हाथ में हर टेक्नोलॉजी का थमा दिया, हर टेक्नोलॉजी थमा दिया आपको, कंप्यूटर या कैलकुलेटर या फोन, सब कुछ, आपकी गिनती खत्म हो गई। आप सिर्फ पीछे जाओ, आज भी इतने मास्टर माइंड है, उनको गिनती में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फटाफट फटाफट गिनती कर लेते। ये सारी चीजें बचपन से सिखाई जाती थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए योगा सिखाया जाता था, और खान पीन के अंदर भी, खान पीन की भी व्यवस्था भी व्यवस्थित थी कि भाई खाना पीना है तो ऐसा ही खाना, एक सुबह की बैटी या ब्रेड या बिस्किट या हॉर्लिक्स या कोई, ये सारी चीजें नहीं थी। हालांकि मारवाड़ में तो कल्चर बेस्ट है, राजस्थान में अभी तो कल्चर बेस्ट है कि सुबह सुबह हीरू ले, गरम गरम पेजी ले, गरम मूंग ले। लेकिन ये सारी चीजों में जो संघ ने नहीं, जो परिवारों ने जो फॉरवर्ड बनने गए, जो अदर कल्चर को, अदर संस्कृति को अपनाते गए, उसके अंदर सारी एनर्जी, ऊर्जाएं खत्म होनी शुरू हुई। सारी ऊर्जाएं खत्म होनी हुआ है, फाइनल हुआ है। और आज इतने बड़े बड़े ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। हाँ, जो ऑयल घानी का आ रहा था, हाँ, वो ऑयल बंद करा दिया, और डायरेक्टली ये पाम तेल, वो तो जहर है, उसके अलावा सिंग तेल, यानी कि उसके अंदर से सारे कंटेंट निकाल दिए जो आपको बॉडी को ऑयलिंग करने वाले थे। अब आप बोलोगे बैठा नहीं जाएगा, खमासोनी देवी जाएगा, और काम नहीं होता है, शरीर दर्द, बदन दर्द हो रहा है, अब क्या होगा। हमें पता भी नहीं है खाना पीना क्या है, कैसे खाना पीना है। और आज समझो कोई बेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं टॉप लेवल पे, अच्छे इंटेलिजेंस द्वारा, वो भी मैटर हमारे पास नहीं। 2 ग्लास सुबह गर्म पानी पीना, यानी 90% कैंसर खत्म, आएगा ही नहीं। जो मॉर्निंग के 2 ग्लास गर्म पानी, रेगुलर गर्म पानी पीना, 50% रोग खत्म।
सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, इसका मतलब यह है कि सूर्य जब डूब रहा है, नाभि कमल बंद हो रहा है, आपके शरीर में रोग आने की संभावना ही नहीं। अब ये सारी चीजें 15 दिन में एक उपवास करना, शुगर आएगा ही नहीं। अब जिसको धर्म की भी बात पता नहीं है, फिजिकल बात पता नहीं है, अब उनको जीना है अच्छी तरह। बीमार आदमी कब तक जिएगा? हुआ था। अब हमारी रहन सहन हर तरीके से चेंज हो गई, और चेंज होने नहीं आया। अब देखने जाओ, खाना पीना इतना बढ़िया था, बीमारियां तो दूर थी। अब उस बीमारियों को बुलाया किसने? आए कहां से बीमारी? हर जगह पर कहीं ना कहीं इतना डैमेज हुआ, इतना डैमेज हुआ। गॉड गिफ्ट, परमात्मा की कृपा मानो कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इतने भक्ति भाव और इतनी परमात्मा इष्ट की, परमात्मा की भक्ति हो रही है, दान धर्म हो रहा है, इसके हिसाब से अभी तक सिक्योर है, सिक्योर। बाकी तो जनरल कोई विकासों से कोई भविष्य नहीं बनता है। विकास भी सही ढंग से होता तो भविष्य बनता। और संस्कृति महान है, जहां जहां हिंसा है उसके दोहे बनाए, दोहे विद्वानों ने। आंखें पानी दांते नूण, पेट न भरिए चारे खूण। आंखें पानी दांते लूण नमक, पेट न भरिए चारे खूण। पेट भर के नहीं खाना, उणोदरी तप करना। अब ये तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट बताया। अब देखने जाओ तो भगवान की आज्ञा धर्म के हिसाब से सारा चला। अब आदमी रोगे यानी कि भोगे रोग भयम, जितना वो खाने पीने में ज्यादा आगे बढ़ता है इतना बीमार होता है। तो जब ज्ञान से उन्होंने अटैक शुरू किया कि भाई ज्ञान खत्म करो, समझदारी खत्म करो, प्रहार है हमारे मंदिरों में, प्रहार है हमारे यहाँ, सारी जो रीत भात चल रही है उसके ऊपर हमारी गुलामी थोप रही है, हर जगह पर डैमेज होते 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 ऐसा हो गया कि अब क्रांति में पैदा शुरू हो गए। स्टार्टिंग के 1850 और 1800 के बाद, जब 1800 के बाद 1900 का साल आया, 50 साल के अंदर तो क्रांति प्रारंभ हो गई, लास्ट 10 साल में हो गई। लेकिन धीरे धीरे करके उसने स्पीड पकड़ ली। तो हमारे यहां जब इस आजादी के अंदर जैन परिवारों में से, आजादी के अंदर टोटल 7,20,000 जितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। उन लोगों ने मारना कुटना एक ही काम, हमारे सामने कोई आना नहीं चाहिए। जलियांवाला बाग का कांड इसके लिए हुआ, पूरा खून से रक्त रंजित हो गया, पूरा रक्तपात चला, खत्म करो और कुछ नहीं किया, हमारे सामने कोई आना चाहिए। अब उनकी पकड़ आते गई, 1600 के बाद 1700, 1800 में डायरेक्टली अब क्रांतिकारी शुरू हो गए। और 1800 का विप्लव जो आपने पढ़ा रखा होगा तो, और ये भी अभी पढ़ना लिखना क्या, अभी मैं पढ़ा तो मुझे लगता है कि ऐसा पढ़ाया, अभी बाद में पता चलता है कि ये तो पागल बनाने का काम। आप आपके परिवार में आपके बच्चे को पर्टिकुलर बेस्ट नॉलेज दो। ये नॉर्मल चीजों से उसका आईक्यू बढ़ने वाला नहीं है, नॉर्मल चीजों से वो लीडर या वो स्मार्ट बनने वाला नहीं है, नॉर्मल चीजों से उसकी कौशल्यता, कारीगरिता, कोई काम को अंजाम देना, टैलेंट बनने वाला नहीं है। आपको बेस्ट नॉलेज पाना पड़ेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान भर की संस्कृति हो, सब कुछ समझ आके उसका करेक्शन करके उसके पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर 100 टीचर बराबर एक माँ है, 100 शिक्षिका बराबर एक माँ है। वो जो तैयार कर सकती है वो बेस्ट होती है। अब यहाँ पर जब हिंदू की संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति में प्रहार होने लगा, तब एक से एक क्रांतिकारी बाहर आने लगे, वन बाय वन। क्योंकि क्रांतिकारी यानी कि लहू में उबाल, एक जुनून आना चाहिए। वो जुनून सिर्फ इंफॉर्मेशन से आता है, सम्यक ज्ञान से आता है। कोई आदमी आपको लगे ठंडा है, काम नहीं करना, समझ लेना वो डेड माइंड है। काम नहीं होता है तो समझ लेना डेड माइंड है, क्योंकि उसको आगे की सोचने की क्षमता ही नहीं। अब जिसका विचारने का स्तर नहीं है, चिंतन का स्तर नहीं है, चिंतन करना ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा? ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती, और करेंगे भी नहीं वो 100%। ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने क्रांति को जन्म दिया है वो सुरवीर लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। और 50 तक 1850 में स्टार्ट हुआ, और उस 1850 में 7,20,000 शहीदों के साथ जैन समाज का बेस्ट योगदान रहा, जबरदस्त योगदान रहा जैन समाज का। और जैन समाज का बलिदान में जो योगदान रहा, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी रहे, गांधी जी के साथ भी रहे, उसके पहले झांसी की रानी के साथ भी रहे, और यहां पर सरदार वल्लभ पटेल के साथ रहे। ये सब जैन समाज के एक एक जगह पर। और जो राजा महाराजा बड़े बड़े थे, समझो, हाँ, तो अशोक कौन था? सम्राट अशोक, खारवेल, ये सारे जैन थे। और इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने जमाया कि लॉन्ग टर्म्स तक गए। और वो सबसे बड़ा भाग्य तेलंगाना से मैनेज कर रहे थे, चाणक्य ने दीक्षा ली, चंद्रगुप्त राजा थे।
अब ये सारी हिस्ट्री तोड़ मड़ोड़ करने के लिए सब आ जाते हैं और तोड़ मड़ोड़ करके आपके सामने आती है। वास्तविकता जो तो अलग बात है। तो यहां पर जब क्रांति शुरू हुई तो भव्य भारत के निर्माण में जैन समाज का विशिष्ट योगदान रहा। तन मन धन सब जगह पर, सब जगह पर। भामाशाह कौन थे, कहां पैसा इन्वेस्ट किया और अमर क्यों बने? आज उनकी बातें इसके लिए कहा जाती है कि जो सुरवीर राणा था, राणा प्रताप, वो अकेला जब जंगलों में घूम रहा था और जंगलों में घूमते घूमते वो ऑलरेडी रास्ता खोज रहा था। कैसे रास्ता खोजूं? उनके पास कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी और वो सुविधा के अभाव पे वो अकेला पड़ गया था। और जब फरमान होया अकबर का और पता चला कि सरेंडर हो रहा है तो उन्होंने गुप्त वेश करके भामाशाह पहुंच गए वहां पर कि क्या हुआ भाई। ऐसी सोच, ऐसी लीडरशिप हर किसी में नहीं आती। तो कुछ चिंतन करने की शक्ति होती है ना, कुछ नए आयोजन में जाने की भावना होती है ना, कुछ वास्तविक निर्माण के लिए तैयार होता है ना, वो आदमी किसी को पूछता भी नहीं, वो जंप लगा देता है। अब देखो ये सारी बातों से, ये सारी हिस्ट्री से, ये सारे एग्जाम्पल जो है जो व्यक्ति के और लाइफ को कंपेयर करो कि हमारी लाइफ कहां जा रही है, हम किस रास्ते पे चल रहे, हमारी जिम्मेदारियां हम निभाने में कितने आगे या पीछे है। क्योंकि आज जो रफ्तार है राष्ट्र की, ऑलरेडी उसके अंदर और नए नए चेहरे आते जाएंगे, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ तो फिर यहां पर जब 1858 से स्टार्ट हुआ, जैन समाज का योगदान रहा। तो जैन समाज के योगदान के अंदर झांसी के समय में, आज ग्वालियर में आप जाओ तो वहां सराफी बाजार है, ये जैसे साहूकार पेठ है ना, वहां सराफी बाजार है। उस सराफी बाजार में हुक्मचंद जी, अमरचंद जी, उनके स्टैच्यू है, एक फकीरचंद और हुक्मचंद, हाँ वो दोनों के वो स्टैच्यू है। आजादी स्वतंत्र सेनानी, इज द फ्रीडम फाइटर। क्या किया था उसने पता है? कितनी हिम्मत, रिस्क देखा नहीं, रिस्क उठा लिया। रिस्क का अंजाम क्या होगा सोचा नहीं। जब अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे तो झांसी दो लक्ष्मीबाई, उनके सैनिकों को पैसा चाहिए, यानी कि हथियार चाहिए, शस्त्र चाहिए लड़ने के लिए। करना क्या? तो वो जो थे वो अंग्रेजों के साथ रहा हुआ वहां का अंग्रेजों के धन को संभालने वाला मंत्री था। कौन था? जैन समाज का अमीचंद जी नहीं, हुक्मीचंद जी। और हुक्मीचंद जी जो जैन समाज के था और उन्होंने 3 साल तक कंटिन्यूटी उसके कोषाध्यक्ष में पैसे देने लगे। कितना दिमाग तेज होगा राष्ट्र रक्षा के लिए। हाँ, कुछ निर्णय है ना, कोई बड़ी ताकत वाले होते हैं जो हर कोई नहीं ले सकता। कुछ निर्णय बड़ी ताकत वाले होते हैं, हर कोई नहीं ले सकते, और लेने वाला यदि समझदार है ना तो वो सॉल्यूशन भी ला सकता है, वो भी बात फिक्स है। यहां पर जब हर साल सैनिकों को आजादी के लिए, क्रांतिकारियों को जो चाहिए वो देता रहा। जब पता चला कि तो गलत हुआ, और गलत होने के बाद यहां पर हमला जब हुआ अंग्रेजों और झांसी का, जब लड़ाई हुई तब पता चला कि हमारे यहाँ तो बहुत सारा धन था लेकिन है ही नहीं, गया कहां? तो पूछो मैन आदमी को पूछा उनको, और जैसे हुक्मीचंद को पूछा, हुक्मीचंद तो रवाना हो गए कि भाई भाग गए। पता चल गया था कि ऐसा ऐसा है, आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, कोई भी नुकसान हो तो चलेगा। कितना जबरदस्त उसने खेल खेला। उसको पकड़ लिया बाद में, पकड़ने के बाद वो राजी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी जानवरों की तरह नहीं जिए, जिंदगी अच्छी जिए, जीवन में कुछ उत्तम कार्य की है, उस जीवन को लेके आनंद है। और पकड़ के उनको जब मारना था उसके पहले उनको पीड़ा दी, आंख में मिर्ची डाल दी, आंख में मिर्चियां डाल दी, मारा लाठियों से, चाकुओं से काटा, लहू निकल रहा है, और फांसी वहां लीम के पेड़ पे उनको और उनके भतीजे फकीरचंद दोनों को दे दी। आजादी में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान। कितनी अमर गाथा ये। ऐसा कैसा सेकंड राउंड हुआ, दूसरी बार हुआ। छोटा सा उदयचंद, मोतीचंद, हुक्मचंद, ओसवाल, ऐसे कितने परिवार, एक लड़की कुंवारी जया देवी, हाँ, उनके जीवन में उन्होंने फाइट दी। हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई योद्धा वो अमर बना ही है। लास्ट देश की आजादी के साथ 1947 के बाद 1948 या 1950 वहां तक पार्लियामेंट में 500 में से 50 तो 300 थे टोटल उस टाइम, तो 300 में से 50 जैन थे सांसद में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं वो। कैसी काबिलियत, कैसी होशियारी होगी। वस्तुपाल, तेजपाल, मंत्री वो राजा को हैंडल करने वाले, कुमारपाल खुद राजा, जैन समाज की परंपरा में जुड़ने वाले, ऐसे कई ऐसे राजाओं के साथ लीडरशिप हैंडलिंग करने वाले मंत्री जैन समाज के थे, जैन राजा थे। यदि राजा जैन नहीं थे तो जैन मंत्रित्व को रखे, पेथड़ मंत्री, वस्तुपाल, तेजपाल मंत्री, ये सारे मंत्री परंपरा में थे। अब कैसी उनकी स्मार्टनेस होगी, समझदारी होगी।
यहां पर जब ये सारी घटनाएं घट रही है तो ये घटनाओं के पीछे इन लोगों ने जो बलिदान दिया वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो 1950 के बाद वापिस एक वॉर शुरू हुआ, एक रिवोल्यूशन, क्रांति चळवळ शुरू हुई और लोगों ने नारे शुरू करे, हिंद छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाइन सर एक एक स्लोगन चलता रहा, क्विट इंडिया, भागो इंडिया से। ये सारी चीजें चलती रही और बड़े पैमाने पे चली। हर लोग, हर घर घर से, हर युवा वो आगे आते गए, हमें शहीद होना है, हम देश के लिए मर जाएंगे, कुछ मर मिटेंगे। छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे दौड़ते हैं, उसकी माँ बोल रही है नहीं जाना बेटा, अरे नहीं जाना, क्या फर्क पड़े। निकल गया तो ऐसा लगा कि कोई सन्यासी निकल गया, घर वापस नहीं आएगा। वो क्रांतिकारी निकल गया तो बोला कि भूल जाना मुझे। कैसा उबाल होगा रक्त में, कैसी ताकत होगी। यहां पर वापिस वही समय पर वही आगे बढ़ते रहे और 1912 के आसपास या 17 के आसपास वापिस यही घटना घटी। वापिस युद्ध के नाम पर यानी कि बचाव के नाम पर चलते रहे और बचाव के नाम पर चलते चलते एक छोटा सा सिर्फ 22 साल का युवा मोतीचंद जैन, वो 1944 में हुआ। मोतीचंद जैन वो 1944 में, आजादी के पहले की बात है, उस 44 के अंदर उन्होंने सेट किया कि ऐसी गुलामी हमें नहीं चाहिए, कुछ भी करके हमें ऑलरेडी आजाद होना ही है। 14 अगस्त को मीटिंग करते हैं, 15 अगस्त को वो लाइनअप किया, 16 अगस्त को सबके सामने खड़े रह गए आजादी का झंडा लेके कि हमारे हिंद छोड़ो, आप हिंदुस्तान से रवाना हो। ऐसी एक आंदोलन की कड़ियां शुरू हो गई और पता चला कि हर जगह पर हो रहा है। 22 साल के उम्र के उदयचंद जैन को वहां शूट कर दिया, मार डाला। डर नहीं था, हाँ लीडरशिप ली थी कि ये तो करना ही पड़ेगा। यदि इतना महान योगदान जैन समाज से हुआ है तो आज जैन समाज इतना पीछे और कायर क्यों बन गया, स्वार्थी क्यों बन गया। सामने देखो आप, समाज में कोई आपत्ति आती है तो कोई आगे आने के लिए राजी नहीं होता। ऐसा कोई आयोजन नहीं है कि भाई किसी की कोई प्रॉब्लम मार्केट में हुई, यदि कोई वकील या कोई गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम हुई या कोई दूसरी भी कोई इश्यूज कोई गलत तरीके से हो गया, क्योंकि लीडरशिप वाला नहीं है सॉल्यूशन करने के लिए। क्यों, रहना सबको साथ में है, एक दूसरे को मिलना है, एक दूसरे के वो परिचित भी है, तो सुरक्षा के कोई प्रबंध क्यों नहीं। यदि इतना उबाल था जैन समाज में, इतनी क्रांति थी, इतनी ताकत थी, और 1947 के बाद ऑलरेडी अभी तक भी ऐसे ऐसे काम हुए, नहीं हुए ऐसे नहीं, कई ऐसे हुए गजब के काम। हम देखने जाए तो ऐसा सोचे कि पॉसिबल कैसे, पॉसिबल है, सब कुछ है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जैन समाज को गवर्नमेंट लेवल पे आना पड़ेगा। आपके पास पैसे है और पैसे के नाते या तो कोई ऐसी आपका कम्युनिकेशन है, ओळखाण है, उसके नाते काम करते हो, वो बड़ी बात नहीं है। आपको खुद को पोस्ट पे आना पड़ेगा। यदि पोस्ट पे आते तो बहुत सारे काम होते, क्योंकि जहां जहां धर्म को हानि आती है, जहां जहां संस्कार को नुकसान होता है, जहां जहां राष्ट्र पे अटैक आते हैं, वहां तैयार होना ही पड़ेगा। अब आजादी के बाद इतनी बड़ी साजिश ने, इतनी बड़ी चालबाजी हुई। अब सोचे पंचवर्षीय योजना क्या है, समाज को यानी कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने का रास्ता था, जो गवर्नमेंट से प्रारंभ हुआ। गवर्नमेंट से हमारे यहाँ राजस्थान में जो कांटाली बावड़ है ना, बावड़ वो नहीं थी पहले, वो बावड़ है ना, वो बहुत सारी जमीन को खत्म कर देता है। उसने सिस्टम से पूरा प्लानिंग किया है कि किस किस जगह पर प्रॉब्लम करना। उन्होंने सारे जितने भी बॉडी, जितने भी मेडिसिन है, तो मेडिसिन पूरा ये माफिया सिस्टम है, मेडिकल वॉर है पूरा। अब आपको लगेगा लेना ही लेना, ये लेंगे तो ही होगा। लाइन सर हर जगह पर जितने जितने कायदे कानून बने, वो कायदे कानून में फंसते गए और लास्ट में ये मोमेंट आई कि पाकिस्तान को भी देना पड़ा, कश्मीर को देना पड़ा। उसके पहले कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को भूल के पाकिस्तान के बीच में उन्होंने जूनागढ़ मांग लिया था। और वल्लभ पटेल यानी कि सरदार भाई वल्लभ पटेल, उन्होंने बोल दिया ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम चाहे यूनो में जाओ, G20 20 देशों की समिति, एक कमिटमेंट ये अभी होने वाली है दिल्ली में नए भवन के अंदर। ये सारी चीजें बदल भी रही है, सुवर्ण भारत का विकास हो रहा है। नोस्ट्राडामस एक ऐसा भविष्यवेता हो गया, एक ऐसा विजनेबल हो गया, जो नोस्ट्राडामस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अंग्रेज कब आएंगे कब जाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि गांधी की मौत, राजीव गांधी की कैसे होने वाली है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदुस्तान का सुवर्ण काल कब प्रारंभ होने वाला है, और ये स्टार्ट है। जो भगवान ने कहा था 2600 साल के बाद ये भस्मग्रह उतर जाएगा, 2600 साल हो गए, भस्मग्रह उतर गया। इसके लिए आप देखना
कोई भी उम्र का व्यक्ति होगा, आपको नए नए टैलेंट दिखने मिलेंगे, नए नए टैलेंट। कोई छोटी उम्र में कमाने लगेगा तो छोटी उम्र में संन्यास मिलेगा। कोई छोटी उम्र में ज्ञानवान, इतना स्मार्ट, इतना टैलेंटेड, इतना आईक्यू लेवल होगा, और छोटी उम्र में बड़े बड़े काम भी करते होंगे, इनको अवार्ड देने वाले होंगे। ऐसी बहुत सारी कलाएं, संस्कृति हिंदुस्तान में दिखने मिलेगी। और धीरे धीरे जो गलत रास्ता था वो छूट भी जाएगा। अब 50 साल के अंतराल में, 70 साल के अंतराल में देखने जाइए तो देश आबाद, प्रजा बर्बाद। आजाद देश हुआ कि नहीं हुआ? 15 अगस्त की रात को वो आजादी मना रहे, और वो आजादी रात को तो होती नहीं है, लेकिन पूरी सिस्टम अंग्रेजों की आ गई। संविधान जो है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारे संविधान, ये सारे के सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। इसके लिए जो भी ट्रस्ट है ना, और राजस्थान के ट्रस्ट के एक्ट अलग, एटीजी जो है 1950 का एक्ट लगता है, किसी में 1972 का एक्ट लगता है। तो ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई, और ये सारी चीजें चलती रही। इसका मतलब कोई बेस्ट लीडर अभी तक नहीं आया, और लीडर अभी आया है नरेंद्र जी मोदी, और उसके पीछे, और वो दिख रहा है कि 37 हट ही नहीं रही थी, हटा ही नहीं सकते थे, हट भी गई। और वो कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का वो ताज है, सरताज है। क्यों? वो भूमि साधना की भूमि। आप बप्पा बट्टेश्वरी महाराज ने वहां साधना की, बप्पा बट्टेश्वरी महाराज ने। कैलाश की भूमि वहां पर है, आगे जाके अष्टावक्र जी वहां पर है, आगे जाके देखने जाओ तो वहां प्राचीन प्राचीन तीर्थ स्थान वहां पर है। और वहां साधनाओं की भूमि पर विशिष्ट ऐसी गंगा, गंगोत्री, नदियां, पवित्र धाम सब तक जुड़ा है। वहां पर हिंसा कैसे चलती? और ये सारी चीजें जब 60-70 साल में नहीं हुई, वो सारी चीजें करने वाला कोई आया, इसका मतलब ये है कि भविष्य जो लिखा गया था वो प्रारंभ हो रहा है। हमारा भविष्य कौन लिखेगा? बात ये है। सुनने में तो आपको अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेशन तो आपको अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेशन सिर्फ एक समझदारी की बात है, लेकिन आपको खुद को भी इंटेलिजेंस बनना है ना, पढ़ना है ना। आपका नजरिया बदल दो, आपके बेटे का, परिवार का नजरिया बदलना चाहिए। दुकान, दुनियादारी, समाज वो इतना ही नहीं है, पैसे के पीछे ही 15 घंटा वो इतना नहीं है। उसके पीछे आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लेवल पर थोड़े विद्वान, ज्ञानी, समझदार, कुछ न कुछ आपको ज्ञान के पीछे रहना ही पड़ेगा। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इतने अच्छे अच्छे इतिहास रखे हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां लिखी है आयुर्वेदिक के पीछे, और वो सारी चीजें हम भूल क्यों जाए, हम पीछे क्यों हटे? हाँ, अब जहां पर उदयचंद जी जैन, उसका बलिदान हुआ, अंग्रेजों के कायदे थे 18 साल की उम्र में किसको फांसी नहीं देना। भगत सिंह को तो दी, लेकिन डर के नाते कि इस टाइम पे हम देंगे, इससे पहले एक रात को पहले दे देंगे, क्योंकि चारों ओर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, धमाल हो जाएंगी। उदयचंद जैन, उसको छोटी उम्र में 22 साल की उम्र में फांसी दी, और फांसी देने के बाद उसके अंदर कहा गया, उसकी हिस्ट्री के अंदर, जैन विश्व इतिहास, जैन विश्वकोश एक ग्रंथ बाहर आया है। जैन विश्वकोश नाम का एक ग्रंथ है, जय शुक्ला नाम ने लिखा है। उसमें वो बात लिखी है कि जो जेल में थे उदय जैन, 22 साल की उम्र में उनको फांसी दी, वो सारी प्लानिंग जेल में करते, तो वो लेटर लिखते थे अपने ब्लड से कि भाई ऐसा ऐसा करना है, ब्लड निकालना और लेटर लिखना। आसपास कोई सली पड़ी हो, कोई कंकरी पड़ी हो, क्योंकि कोई साधन तो होते नहीं अंदर। उसको सब पता था कि हिंदुस्तान इतने समझदार है, कोई छोटी सी भी चम्मच दे दी ना तो ऑलरेडी टनल बना के निकल जाएंगे। उनको इतना भी पता था कोई भी चीज दी तो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं लोग, तो कुछ भी नहीं रखते। तो वो इतनी सीक्रेट सिस्टम से ब्लड से लहू लिखते और पूरा आयोजन सेट करते, और उसमें वो आयोजन में उसके हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में वो लेटर आ गया, और छोटी उम्र में 22 साल की उम्र में उसको फांसी दी गई। शहीद होना है इसका मतलब क्या? अमर होना है इसका मतलब क्या? देश के लिए लड़ना है, कुछ मिलने वाला नहीं, इसका मतलब क्या? हाँ, मरना है छोटी उम्र में, जिसमें डेवलपमेंट का टाइम है। एक जवानी आ रही है, 15 साल के बाद 30-35 साल, 40 साल की उम्र के अंदर एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य निर्माण होने वाला है। उस समय पर मौत को गले लगा देना, ये क्या उनका जज्बा होगा? उनके पास क्या ऐसा जुनून होगा, क्या इसका पावर होगा? और वो पावर के साथ वो लहू से लेटर लिख रहे हैं। वो 3 साल वो सारे पैसे दे रहे हैं, 3 साल के ले जाओ, उठाओ, झांसी की रानी के युद्ध के टाइम, लक्ष्मीबाई के टाइम। ये सारी चीजें अंडर ऑपरेशन हो रही थी। उनको पता था हम पकड़ जाएंगे तो होने वाला है। 16 साल की उम्र में बासु, खुदीराम बोस, 16 साल की उम्र में फांसी दे दी, मार डाला।
भगत सिंह को तो दी, हाँ, मेरा रंग दे केसरिया, ऐसा कोई है ना एक सॉन्ग। हाँ, अब ये सारी घटनाएं क्यों घटी? देश आजाद के लिए घटी। कुछ भी हो जाए आजाद होना चाहिए, और पीछे ऐसे ऐसे सिस्टम रखे गए, हमें आज दुख भी हो रहा है और हमें आज राजीपो यानी कि खुश भी है। दुख ये हो रहा है कि 50 साल तक हमारे पास कोई ऐसा भविष्य नहीं बना, 50 साल तक हमें कोई ऐसा दिखने में नहीं आया, 50 साल तक हमारी आर्मी खत्म हुई, हमारे पास वेपन्स नहीं रहे, हमारी इकोनॉमी खत्म हुई, हमारे यहाँ ज्यादातर गुलामी रही। जो विकास होना चाहिए, जो विश्व स्तर पे होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर अब देखो, हिंदू संस्कृति के नाम पर सरदार वल्लभ पटेल के टाइम पर सोमनाथ तोड़ोगे, सोमनाथ मंदिर, संस्कृति के लेवल पर तो ये स्वीकारना पड़ेगा ना, धर्म अपना अपना है, वो उससे कोई लेना देना नहीं, संस्कृति के लेवल पर तो स्वीकारना पड़ेगा ना। अभी उसको वो ज्ञानवापी के केस निकालने पड़ते, बोलो कहां पर? मथुरा के केस निकालने पड़ते, वृंदावन में मस्जिद के उसके केस निकालने पड़ते। यहां सब इतना खंडन कर दिया, तीर्थों तोड़ दिए, सारी संस्कृतियों खत्म कर दी, पूरे की पूरी हमारी 2000 साल की विशिष्ट परंपरा पता भी नहीं कहां चली गई ग्रंथों के नाम पर। अब जब आज धीरे धीरे से वो सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एक आनंद की पल है, लेकिन 50 साल जो लोग बैठे रहे उन लोगों ने कुछ किया भी नहीं, हुआ भी नहीं। यहां कोई कांग्रेस वाला हो तो माफ कर देना भाई, क्योंकि जो 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 अध्यात्म संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसको तो स्वीकारना पड़ेगा। इंडिया दे भवात, एक भव से दूसरे भव जाना। हाँ, एक भव से दूसरे भव जिसकी गति है, जो आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं जा सकता, उसका नाम हिंदू है। और हिंदू संस्कृति के नाते चारों ओर दान धर्म है, कभी भी किसी को परेशानी आई तो कोई देखा नहीं, आजादी के अंदर कोई जात पात कुछ देखा नहीं। और आज भी हमें आनंद आता है कि अभिनंदन जैन जैसे वो मिलिट्री फोर्स में है। हाँ, ऐसे तो कई बातें हैं। पालीताना के अंदर आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले ऑलरेडी पालीताना में टैक्स लगाना जा रहा था केसर पे, जितना भी केसर आता है उतना टैक्स लगाना। तो वहां पर पास का एक गांव है, एक अच्छा पॉलिटिक्स में एक आदमी की पकड़ थी, उसने सारी चीजें कैंसिल कराई कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पालीताना तीर्थ, अंतरिक्ष जी तीर्थ, केसरिया तीर्थ आज हाथ में से चला गया, उसकी वजह कुछ और है। केसरिया जी राजस्थान में, जो राजस्थान में बहुत सारी राजनीति चलती रही भाजपा कांग्रेस की, लेकिन वो इंडिविजुअल कोई अच्छी तरीके से यूज नहीं हुई, इसके लिए राजस्थान का विकास भी नहीं हुआ। और तो अभी उसको खड़ा रहना है, इसके लिए सब कुछ करेगा। बाकी राजस्थान ने जो कमाया है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एरिया हो कोई हो तो राजस्थान का, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें। फिर भी राजस्थान देखने जाओ तो जैसे तुम गुजरात से एंटर हो सांचौर भिनमाल से गाड़ी लेके, तो पता ही नहीं चलता कि कहां जी रहे हम। एक गांव में जाने के बाद गांव के अंदर जाना है तो 1 किलोमीटर तो को धूल ने, खड्डे ने, वहां कांकरे ने, पत्थर ने। आप विचार करो कि इतना राजस्थान के लोग इतने आगे हैं, संपत्तिवान, धनवान, टैक्स सब कुछ है, लेकिन विकास न होने की वजह सरकार है या सरकार के अंदर छिपा हुआ कोई वायरस है? और वायरस है दिखता है ना, आज सारा कोई ना कोई विकास हो रहा है। यानी कि हर जगह पर मंदिर है तो मंदिर के आसपास भी स्वच्छता, उनके नाम इतने सारे चेंजेस हुए। आप जो भी यहां बैठे हो ना, आप समझने की कोशिश करो। आपके परिवार में आपके बेटे बेटियों को इंटेलिजेंस बनाओ, उनको इस दुनिया के साथ दौड़ के जोड़ के अपनी आध्यात्मिक संस्कृति कैसे विकसित करे उसका रास्ता दिखाओ। सिर्फ उनको सिर्फ छोटी सी एक 18 साल की उम्र में कुछ कॉलेज हो गई, कोई क्लासेस हो गए, कोई पढ़ना लिखना हो गया, दुकान में बेच दिया, 2 साल के बाद शादी कर दी, ये भविष्य में नहीं चलेगा उसके लिए। भविष्य में उसको टैलेंटेड बनना ही पड़ेगा, फाइटर बनना ही पड़ेगा। तुम्हें इतना डर क्यों है कि बेटी के लिए ऐसा होगा, बेटा के लिए? तो उनको फाइटर बनाओ ना, उसको दुनिया कहां चल रही है, कैसे चल रही है वो बताओ उसको। तुम पीछे क्यों मुड़ रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उनको इतने भय में डाल दोगे, उनको इतने डराओगे तो उनका विकास कैसे होगा? आप उनको ऐसी शिक्षा दो, आप उनको ऐसी बात करो कि जिसके हिसाब से वो अपने गोल को चुके नहीं, रखे नहीं। अब जहां पर दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं दुनिया भर के, और वो प्रॉब्लम के बाद जहां अज्ञान है ना, वहां वो फंस जाता है। अज्ञान ही सबसे बड़ी दुविधा है, और इसके लिए उन लोगों ने ट्रैक किया कि इनके ज्ञान को खत्म करो, और पहले ही गुरुकुलम खत्म किया, शिक्षा के नाम पर गुरुकुलम खत्म किया। आप विचार करो कि जहां पर आपका मेडिक्लेम, एक 2 लाख का ऑपरेशन होता है, किसी के पास होता नहीं है पैसा तो परेशान हो जाता है, पूरी सिस्टम चेंज कर दी मेडिकल सिस्टम में, पूरी सिस्टम। मेडिकल वाले भी 1 साल या 2 साल, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस 2 ही है, 2 बिजनेस सबसे बड़े हैं, मेडिकल और एजुकेशन। वो सारी चीजें अभी 2 साल में कवर कर देगी। यूसीसी ये जो आ रहा है कायदा, उसमें सेम एक ही लेवल पे कायदा आ जाएगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसके लिए जितने भी ट्रस्ट है इंडिया में, जैन समाज के हो या दूसरे समाज के हो,
उनको ट्रस्ट की सारी समझदारी, हर कोई ट्रस्टी को, अध्यक्ष को, जो भी आए चेंज हो, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि संघ की भी रक्षा करनी है ना, राष्ट्र रक्षा के साथ संघ को भी कैसे ले जाना वो भी पता होना चाहिए ना। और जैसे जैसे कायदे कानून से आप जुड़ते जाओगे, ऐसे ऐसे आगे का भविष्य भी आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अब नए भारत का उदय है। एक सोने की जो चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया अब नहीं रही, अब सोने का बड़ा मोर बन गया। चिड़िया छोटी थी, अब बड़े बड़े, आज इकोनॉमी लेवल पर इतना फास्ट बढ़ गया, परेशान हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल। अब यदि सोच सकते हो तो हाँ, कि आजादी मिली और हम सोचते हैं कि भव्य भारत कैसे बने, तो भव्य भारत में हिस्सा किस किस का है, तो आज सबसे फास्ट यदि कोई हिस्सा हो तो वो इकोनॉमी का। आज कैपिटल यदि बढ़ रहा है इंडिया का, तो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रहा है, तो परेशान हो गया हिडनबर्ग वाला, नहीं अदानी सेकंड नंबर नहीं आना चाहिए वर्ल्ड में, अदानी रिलायंस नहीं आना चाहिए, टाटा नहीं आना चाहिए, बिरला गोदरेज नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम था? संस्कृति के लेवल पर देखो, राष्ट्र के लेवल पर देखो, मैं आपको ये नजरिया की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस देश की संपत्ति, जिस देश में समृद्धि है, वो समृद्धि ही विकास का कारण बनती है, और वो समृद्धि आध्यात्मिक भी बनती है और आर्थिक भी बनती है, और आर्थिक समृद्धि के कारण उनके पास चैरिटी है। आज भी, आज समाज की चैरिटी करनी है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, या दुष्काल आ गया, भूकंप आ गया, बहुत सारा एरिया नष्ट हो गया, पैसा कहां से लाएगा? गवर्नमेंट के अंदर पास जो भी पैसा है वो तो पब्लिक का है, तो पब्लिक के पैसे ऑलरेडी वो रोटेशन कर रहा है बैंकों में या दूसरी जगह पर, LIC में वगैरह, तो ये सारे पैसे काम हो रहा है। अब एक साथ, अब इतने कोरोना में 80 करोड़ लोगों को राशन देना, भोजन देना, ये कहां से आएगा? ये संपन्न लोगों से पास ही आएगा ना, उनको राष्ट्र रक्षा सिखाई जाती है। तो इकोनॉमी लेवल पे आगे बढ़े, वेपन्स सुरक्षा लेवल पे आगे बढ़े, एजुकेशन लेवल पर ऑलरेडी अभी पूरा विकास स्टार्ट हो गया एजुकेशन लेवल पर। आज डिजिटल स्कूल तो बना रहे, लेकिन उस स्कूल के अंदर पूरे चैप्टर आध्यात्मिक रखने का प्रारंभ हो गया है। आपको 2 साल में चैप्टर हो आ जाएंगे। हकीकत में यहां पर देखने जाओ तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ वजह से वो काम नहीं हुआ। गुरुकुलम जो चल रहा था वो चलना जैसा था, चेन्नई में जो गुरुकुलम चल रहा था वो बंद हो गया, कोई कारण वजह से वो बंद नहीं होना था, क्योंकि यहां पर जब इतने सारे जैन समाज के परिवार है तो उनके लिए संस्कार आधारित संस्करण होना चाहिए। मैं वापिस जो बोल रहा हूं समझ लेना। भव्य भारत में आपका हिस्सा क्या? ये तो हमने देखा कि आजादी, अंग्रेज आना जाना, यहां पर फांसी हुई, यहां शहीद हुए, यहां पर विकास हुआ। अब हमारी बात करें कि हमारे परिवार में या तो आप उनको कंप्लीटली 1 घंटा ऐसा दो जिसमें उसका मेमोरी पावरफुल बने, बच्चे को 1 घंटा ऐसा दो, या तो फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर खड़ा करो कि जिसके हिसाब से, क्योंकि आप उनके पीछे 20 साल की उम्र के हो जाए तब तक आप उनके पीछे खाना पीना, रहना, घूमना, पढ़ना, करना, कोई भी चीज को पीछे लेके आप 20 लाख इन्वेस्ट करोगे 20 साल की उम्र तक, लेकिन 20 लाख का भविष्य नहीं होगा, 20 लाख का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा इस टाइम से, अभी से थोड़ा ऐसा मैनेजमेंट करो, ऐसे को 50-100। हालांकि सबसे बड़ा हमारा भाग्य, हमारा एक लक भाग्य ऐसा है कि त्रिस्तुति जैन संघ एक है, 1100 परिवार यहां जुड़े हुए और दूसरे भी आ रहे जुड़े हुए। एक अच्छा सा यहां पर विशेष लोगों का ध्यान जाएगा, एक अच्छा यहां कार्यक्रम हो सकता है कि भाई इस एजुकेशन को संभाल सके। क्यों संभालना? आपके परिवार को सुरक्षित बनाने के लिए, आपके परिवार को ताकतवर बनाने के लिए। और स्वामीनारायण संस्था जो चल रही है ना, यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात के अंदर संस्था एजुकेशन की यहाँ नहीं है। एजुकेशन मंदिर हो गए, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन लेवल पर जब फर्स्ट टाइम 45 साल पहले जब एक छोटा सा स्टार्टअप चलाया था चंद्रशेखर महाराज साहब ने तपोवन का, तब कोई नहीं थे। उस समय पे उन्होंने बोला कि ये मॉडल बनना चाहिए। आज 11,000 गुरुकुल स्वामीनारायण के चल रहे हैं, 11,000। कितने? बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे हम अनजान है। मैं ये बात इसके लिए कह रहा हूं कि इस माध्यम से आपको कोई ना कोई विचार क्रांति पैदा हो। हर फील्ड में आप ऑलरेडी सॉल्यूशन ला सकते हो, हर फील्ड में सबको समाधान बने, ऐसा आप लीडर बन सकते हो। सबके लिए हमारे पास साधन है और समृद्धि है, सब कुछ है, तो सफलता क्यों नहीं? हमारे पास सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं? तो हमारा एक सिस्टम सेट हो गया, एक भाई धंधा करेगा, एक भाई समाज से संभालेगा, एक भाई घर को संभालेगा, यानी कि धर्म को संभालेगा। ये सारी सिस्टम में हम ऑलरेडी हमारी आध्यात्मिक चेतना को और हमारी संस्कृति को हम भूल गए। और आज ये सिस्टम देख लो, आज एजुकेशन के हिसाब से स्कूल बनी हुई है, लेकिन नौकर बोलने के लिए, बाकी हिंसा के पाठ के लिए नहीं बनती। हिंसा के पाठ के लिए नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये सरकार के लेवल पे नहीं है। अब आप सोचो,
जहां खाना पीना ही नॉनवेज का हो, या पूरा आंध्र प्रदेश देखो, तमिलनाडु देखो, आगे जाके कर्नाटक बेल्ट देखो, तो यहाँ तो हिंसा के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने कभी भी इतने सालों में कहीं भी हम रुके और हमारे आसपास में जिस कैंपस में वहां हिंसा वैसा देखा ही नहीं। हम बिहार में आए, स्कूल में रुके तो स्कूल में तो बोर्ड लगाया हुआ है, या उनको इंडा देना है ना वो देना है ना। हम सोचते रहे कि ये क्या बात है कि हमें स्कूल में व्यवस्था हो गई है। यहाँ आना विहार करके वो भी कठिन चीज है, और आने के बाद भी जो व्यवस्था है तो देखने जाते कि इन परिवार का, यहाँ की जो संस्कृति है उनका भविष्य क्या। ये सारी चीजें 100 साल में चालू रही तो वो ऐसा ही समझते कि ये तो धर्म ही है, यानी कि होना चाहिए। गवर्नमेंट भी उस रूल्स पे चलने लगी कि ये तो देना ही है, और टोटल धर्म परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा है वो पूरी माइंड गेम है। इसके लिए आपको आपके परिवार को सुरक्षित बनाने के लिए, समझो कि आप वो स्कूल में नहीं जाते जहां ऑलरेडी ये संध्या भोजन या भोजन का कुछ चल रहा है, नहीं जाते, आपका बेटे नहीं जाते, वो जनरल स्कूल होगी सरकारी। लेकिन बड़ी बड़ी स्कूलों में आपके बेटे जा रहे तो वहां भी कोई चॉकलेट डे ने, फैंसी डे ने, ड्रेस डे ने वो कहानी मनाते हैं। ये भी संस्कृति का अधोपतन है कि कुछ और है। ये सब किया ना, कराया ना, ये सारी चीजों में 25 साल तक उसका जीवन बर्बाद हो जाए। अब उसे यहाँ आने का टाइम कहाँ है, महाराज साहब को मिलेगा कहाँ, वो भगवान के मंदिर जाएगा कहाँ, उसे पूजा पाठ करने का क्या है, उसको माला बोलो तो क्या फर्क पड़ता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर के देश वाले हिंदुस्तान को एक बिजनेस हब बनाना चाहते, बाहर के देश वाले। इसके लिए यहाँ पर हर सारी चीजें डालते जाते, हर सारी चीज, और सबसे ज्यादा ड्रग्स, गांजा, चरस, कॉफीन, हेरोइन, इस सारे व्यसन में युवा धन को खत्म करता है। अब ये सारी चीजें, धर्म पता नहीं होगा, अपना जीवन का मूल्य क्या है पता नहीं होगा, तो वो कैसे जिएगा। ये प्रहार है कि नहीं संस्कृति पर। धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में कुछ रूल्स बना दो कि जहां समाज का कोई कार्य हो, समाज के हित का कोई कार्य हो, तो आप पहले तैयार होगे कि मुझे करना है। आप किसी का पूछने जाओगे ना तो समझ लो कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आप ऐसा करो कि जिसके हिसाब से आपको लोग चाहे कि हाँ तूने किया वो अच्छा काम, ये काम से हमें आनंद आया, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपके परिवार पे ऊपर ध्यान दो, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं। पहले समाज के साथ तुम जुड़ते हो तो लीडर बनो, ऐसी पावर नहीं है तो आप व्यक्तिगत आपके परिवार की कैसी आध्यात्मिक स्थिति बन रही है, आपका परिवार कैसे संस्कार में जुड़ रहा है, उस सिस्टम से आपसे जाओ। उसको क्या रहन सहन है, कैसे पहनना करना है, घर में कैसे रहना है, ये सारी सिस्टम आप समझोगे तो इस सिस्टम के नाते कोई दूसरा इश्यू नहीं आएगा। आज मेडिकल 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइकेट्रिक जो कोई यहाँ बन रहा है ना, वो विचार के स्तर पर जो डॉक्टर बना ना वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर विचारों के दबाव का ही रोग आने वाला है। क्योंकि 24 घंटे मोबाइल, जो कुछ नहीं मिला उसकी चिंता, जो कुछ करना है उसे हड़ाबड़ी, उसके बाद भी रात भर 1-1, 2-2 बजे तक वो बैठे रहना। अब माइंड पे इतना स्ट्रेस आता है, विस्मरण भूलना शुरू हो गया। स्ट्रेस यानी कि विचारों के दबाव के कारण बीमारियां शुरू हो गई, और बीमारियों के कारण सारे काम डिस्टर्ब होने लगे। अब देखना, आपको कोई काम जल्दी याद नहीं रहता है। भाई 70 साल 80 साल की उम्र है तो माना जाए, अब जिसकी 20 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, दुकान हैंडल कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता है क्या है। याददाश्त क्यों कमजोर हो गई? क्योंकि उससे जो इंस्ट्रूमेंटल है, जो फोन है या कुछ का, उसे कुछ मिला नहीं। उसको वो टैलेंट मिलता, कोई पढ़ता लिखता, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन कवर करता तो बरोबर है। उससे टाइम पास, उसके विचार खरीदे गए, और विचार खरीदते खरीदते नए 5 साल के अंदर सोते सोते डर लगेगा, सोए हुए हैं तो बॉडी वाइब्रेट होगी, अचानक रात को जग जाएंगे। एक छोटा बच्चा आया, उसको ऑलरेडी भूत ही दिखते हैं, डर ही लग रहा है। उसकी मम्मी ने बोला, पानी चालू किया ना, और पानी चालू करने के बाद उससे पीछे से थोड़ी धूल आई ना तो डर गया, रोते रोते बाहर आ गया कि भूत है। अभी छोटा है, 6-8 साल का है। अब उसने कैसी वीडियो गेम खेली होगी, वो भूत के पिक्चर वाली वीडियो गेम में जो भी है उसका फेस कैसे है, वो कैसे, आपको ये सारी चीजें आपके ध्यान में नहीं आती। आपको तो ऐसा लग रहा है कि बेटा राजी है ना, परेशान नहीं कर रहा है ना, टीवी के सामने बैठा दिया, बर्बादी का रास्ता है, सब मम्मियां सुन लेना। आप सोचते हो कि मुझे काम हो और काम के लिए मैं उसको मोबाइल दे दूं, ये बात गलत है। उसकी बॉडी पूरी डैमेज होती है। एक लड़का बीमार का बीमार रहा 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, वो के बावजूद कुछ भी करके, छोटी उम्र, 10-12 साल का। मैंने बोला आपने प्रॉब्लम की। अब शरीर भी है ना, वास्तु को मैनेज करता है, वास्तु को, शरीर भी वास्तु को मैनेज करता है। अब बाल जो है, उस बाल के अंदर यहाँ पर छोटे बच्चे के डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन स्टार्ट कर दी। अब ये सारी चीजों में उसकी बॉडी में अब जो परफेक्शन नहीं आया ना, तो बीमारी स्टार्ट हुई। मैं पहले ऐसे बंद करो, ये चीज की जरूरत ही नहीं है।
अब जहां ये सारी अलग अलग डिजाइनों के साथ जो बाल काटे जा रहे हैं, वो शरीर पे वास्तु का प्रभाव पड़ रहा है, वो बॉडी पे उसको बीमार होना ही है या कुछ ना कुछ इश्यू आने वाला है। वो आएंगे, वो 100% आया ही है। अब जहां पर आप आपके परिवार का ध्यान नहीं दोगे, क्या पढ़ लिख रहा है, कैसे रह रहा है, अब आप तो ऐसा ही सोच रहे हो कि बस वो जी रहा है ना, उसे कुछ दे रहे हैं ना, वो ऑलरेडी खेल रहा है ना। अरे ऐसे कोई बड़े होते हैं तो शैतान होते, बड़े थोड़ी होते हैं। बड़े हो तो जाएंगे, आपने कोई हिस्सा आपका नहीं बना। आपका हिस्सा क्या बना? वो खाना खा रहा है, जा रहा है, और क्या हिस्सा बना? वो अपने आप वो सो गया। आपने क्या किया उसके पीछे? आपने उसको टाइम दिया, उसकी मेमोरी चेंज हो इसके लिए कुछ किया, उसके जीवन में कोई रास्ता अच्छा बताया। अब आप आशा रखो कि वो मेरी सेवा करे, मेरा घर का नाम रोशन करे, आप आशा रखो कि अच्छा हो, पॉसिबल ही नहीं है। पैसा सुख है ही नहीं, नाम समाज में बढ़ जाए वो सुख है ही नहीं, आपको हजारों लोग पहचान रहे या कोई आगे बढ़ गया आपको अवार्ड दे वो सुख है ही नहीं। सबसे पहले संस्कार से जुड़ना जरूरी है। आपने सोचा कि शादी करा ली, 10 करोड़ का मामेरा कर दिया, उसको दे दिया और 2000 लोगों को बोले लिया और 50,000 की डिश रख दी, सोने का कॉइन दे दिया। आपकी प्रशंसा करने वाले लोग आपके दुख में भागीदार नहीं बनेंगे। आपकी महिमा गाने वाले, आपको बड़ा बनाने वाले आपको शांति नहीं दिला पाएंगे, वो फाइनल है। अब ये सारी चीजें, ये रफ्तार सारी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, और कुछ भी नहीं। और समाज के लिए जितनी रफ्तार हमने बढ़ाई है, वो सारा नुकसान बढ़ता गया। और सारा नुकसान बढ़ते बढ़ते आज देखो तुम, शादी ब्याह का पूरा कल्चर कैसे हो गया है। रात को शादी नहीं होती थी पहले। रात को किसने दिया मुहूर्त? तुम बोलोगे ओ बामन ने दिया, जोशी नहीं। जब मोमेडियन का टाइम चल रहा था, जब आक्रांता थे, उनको कल्चर मेंटेन ही नहीं करना था। सब एक ही काम था कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी ये ढोल नगारे नहीं बजने चाहिए, सहनाइयां नहीं बजनी चाहिए, ये सारे गीत नहीं गाने चाहिए, हमारे यहाँ ये धर्म नहीं है, ये सारी चीजें गलत है। ऐसी कंडीशनों के अंदर रात को छुपे छुपे शादी होती थी। ऐसी कंडीशन के अंदर डरे डरे रात को शादी होती थी कि भाई एक इतने तो व्यवहार में हम आ जाएं। तो वो रात की शादी जो व्यवहार में हो रही थी, और रात का टाइम तो असुरों का टाइम है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना कि रात्रों असुर लोग घूमना फिरना निकलता है, इसके लिए रात्रि भोजन मना किया था। अब पूरा शीर्षासन कर दिया तुमने। कई मंदिर ऐसे है, आज अहमदाबाद जाओ, आप सूरत में जाओ, कि पूरा फ्लैट है, यानी कि पूरा एक हॉल है, उसके अंदर छोटा सा मंदिर ऐसा बनाया, ध्वजा नहीं है, शिखर नहीं। यहाँ 50 साल पहले के मंदिरों में कि 100 साल पहले के मंदिरों में इसमें ऐसे एक गुंबज बनाया, और गुंबज बना के ऊपर शिखर नहीं बनाया। शिखर नहीं बनाया, खाली हॉल के अंदर ऐसा गुंबज, हॉल में भी शिखर नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो चेक करने आए कि क्या है, तो दूर से देखे कि भाई ये तो गुंबज है, तो ये मंदिर नहीं है कि, तो वो तोड़ के नहीं जाते थे। हमें भगवान की पूजा करनी है, इसके लिए वो शिखर बनाना या उसका कोई डिजाइन बनाना वो बनाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो धन तो उस टाइम पर जब ये चेंज आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक भी वो बिना शिखर के भगवान बिठा देना। अभी तक भी बिना शिखर, इस हिसाब से जो परंपरा चली नाइट की, रात के शादी ब्याह की, वो अभी तक चलती रही। अब रात को शादी होती है, आप तो अग्नि के फेरे में शादी करते, अग्नि के साथ तो सारे मंत्र बोल के करते। शादी के पहले तो टेव भाड़ा है कि का गुण मले के नहीं मलता, कुंडली मले के नहीं मलती, मंगल वालों है कि शनि वालों है, ये सारी चीजें करते हैं, सुकून के साथ चलते हैं, माता जी का विधान करते हैं, गुड़ धाना बांटते हैं, अच्छे कंकु चावल का सब मांगलिक विधान करते हैं, और सारी चीजें अच्छी होने के बाद वापिस जब लास्ट टाइम आता है अंधेरा, तब सारा जला के खाक कर देते हैं। क्योंकि सामूहिक रात्रि भोजन, सामूहिक नाचना गाना, सामूहिक बेस्ट लोकेशन, और ये सारी चीजों में हम सोचते हो गया। रात की शादी कहां से आई? असुरों की शादी रही, और हिंसा तो बेशुमार रही। और सबसे बड़ी बात, शादियों के पीछे आपने सब संभाला, लेकिन मुहूर्त तो संभाला ही नहीं। आपकी दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, और एक भव्य भारत के निर्माण में जैन समाज का योगदान सही दिखा था, ऐसे जैन समाज का योगदान वापिस संस्कृति रक्षा का होना चाहिए। और संस्कृति रक्षा धर्म रक्षा से ही होगा। आप धर्म से जुड़ो, ऑटोमेटिक संस्कृति आ जाएगी, ऑटोमेटिक। आपके पास साधन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शांति आ गई। आपके पास समृद्धि है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जीवन के अंदर सब सॉल्यूशन हो गया। ये नहीं हो सकता। या जो भी जितने भी बैठे हैं, थोड़ा आप संकल्प करके यदि आपके जीवन में क्रांति पैदा करोगे, तो शायद आप बेस्ट क्रांतिकारी जाहिर होगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके नाम से या आपको देख के बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देंगे, बहुत सारी चीजें। अब शिक्षा में प्रॉब्लम शुरू हुई, यहां पर जीवन के प्रसंगों में प्रॉब्लम शुरू हुई, यहां पर धर्म आध्यात्मिकता उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई, और सारी प्रॉब्लम के बाद जीना अच्छा है। जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो? जीवन में दुख नहीं कैसे आना चाहिए?
और ऐसी ऐसी दूसरी घटनाएं बनने लगी आउट ऑफ घूमने जाने के बाद। वहां पर कोई चीज तो वर्ल्ड में 70-80% नॉनवेज चल रहा है, 90% वर्ल्ड में। कहां पर? अब जो घूमने जा रहे हैं, जिसको घूमना ही पसंद है, वहां धर्म कहां रहेगा, कैसे रहेगा? और अभी तो इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, दवाइयों में कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी अल्कोहल वाइन हो ही है डाल ही रहते। पियो दारू, तुम भी खाओ, तुम ये सारे नॉनवेज वगैरह, ये बाहर का जितना भी खाना है उसमें क्या क्या मिक्स कर दे, मिक्स क्या करते हैं, किसने देखा? ये सारी बाहर की जो अंडे की केक, चॉकलेट, अब ये सारी चीजें है ना, मैं कितने भी बताऊं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप अपने जीवन को, आपके परिवार को आप क्या देना चाहते हो वो तय करो। ये बातें करते रहूंगा तो अभी ऑलरेडी 1 घंटा चला जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन आज भव्य निर्माण यदि करना है तो उस भारत के निर्माण में तुम्हारा हिस्सा होना जरूरी है। तुम अपने जीवन को, वन मैन स्पिरिचुएशन कैन सेव द वर्ल्ड, एक आदमी भी यदि चाहे तो पूरी कायनात बदल सकता है। आपकी प्योरिटी चाहिए, आपके अंदर की शक्ति चाहिए, और बदलाव आएगा, आता भी है, नहीं आता ऐसा नहीं। दुनिया को करना तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। अब आज कैसा प्रॉब्लम हो गया, जैसे वो गुंबज में भगवान रखे थे ना, इसी तरह प्रॉब्लम हो गया, ज्यादातर लोगों का लहंगा जब्बा पहनना शुरू हो गया, जो मोमेडन का कल्चर था, जो मोमेडन का कल्चर था। इसके लिए कई बार जुलूसों में, फंक्शन, जो अपने लग्न शादी ब्याह के जुलूस छोड़ दो, धर्म के जुलूस होते हैं, कोई प्रतिष्ठा के फंक्शन होते हैं, कोई 99 के 3 दिन के मौसम है, तो लहंगा जब्बा मस्त पहन के आ जाए, कुर्ता पायजामा, अपनी भाषा में पठान कुर्ता पायजामा पहन के आ जाए। कुर्ता पायजामा पहन लो तो कभी कभी ये देखते तो हंसी आती है, उसको लगता है कि संस्कृति है। कभी कभी आज तो बोल दिया है तो आपको ध्यान में रहेगा, कभी मैं बोलना चाहता भी नहीं था, कभी बोला भी नहीं है, मुझे ध्यान था, लेकिन मैं कहां बोलूं, कोई अलग अलग बात से, अलग अलग तरीके से बात निकालेंगे। तो मस्त धोती खैस पहनना है, धोती जब्बा पहनना है। और आप देखो प्राचीन पुराना कल्चर जो भी था वो ऐसा ही था। और आप तो राजस्थान से जुड़े, आपको तो ज्यादा कहने का काम ही नहीं मुझे। तो यहां पर जब देश आजाद हुआ है और कुछ समय के लिए प्रजा बर्बाद हुई थी, अब प्रजा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार में जो जुड़े हैं 2-3 पीढ़ी के लिए, आपके घर के लिए और आपके स्वयं के लिए एक अच्छे, ऐसे सुंदर मजाक के एक आयाम, एक नियम, एक रूल्स ऐसे फॉलो करो कि जिसमें आपको आनंद आए और आपके हिसाब से दूसरी जगह पर भी अच्छा सा राष्ट्र को लाभ मिले। ऐसी राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा के लिए आगे बढ़ने की भावना रखना। अपने बच्चे का कैरियर विद कैरेक्टर, वो दोनों ध्यान रखना, कैरियर और कैरेक्टर दोनों बढ़ना चाहिए। वही अभ्यर्थना वित्रा क्या इच्छामि दुक्कडम।